प्यारे बच्चों, हम लोग 11 के एग्ज़ाम को टारगेट किए हुए हैं और पिछला दिन जो आपको करवाए थे चैप्टर 1 का यानी 01 और आज आपको हम चैप्टर 02 लेके चल रहे हैं। आप कंटिन्यू इसको फॉलो करते रहिए। हम चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक पहुंच जाएंगे, मतलब आपके एग्ज़ाम से पहले तक। बस जो क्वेश्चन कराते जा रहे हैं उसको करते जाइए, साथ में अगर और थोड़ा मेहनत करते हैं पूरी कंसेप्ट भी देखते चले जाइए। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। मतलब 40 में 40 आप बनाएंगे और वो भी आप लगभग 40 मिनट के आसपास, उसकी कोशिश हम करते जा रहे हैं। लेकिन आपको फॉलो करना होगा एकदम पूरा नीट एंड क्लीन, पूरा डेडिकेशन के साथ आपको इसको देखना है और कंटिन्यू देखना है। तो हम हर चैप्टर का आपका क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलते हैं आज का हम चैप्टर नंबर 2 में। लीजिए, काइनेमेटिक्स का हम क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम जो लाए हैं उसको जरा समझिए। कहते हैं बॉय कंप्लीट्स सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 5 सेकेंड। एक बॉय जो है सेमी सर्कल को कंप्लीट करता है 5 सेकेंड में। तो कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय इज, सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो आइए जरा सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। सेमी सर्कल में क्या होता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लड़का जो है सेमी सर्कल कंप्लीट करता है ऐसे। ये हमारा सेमी सर्कल हुआ। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, और इसका रेडियस है, इस सेमी सर्कल का रेडियस है 7 मीटर। तो कहता है ऐसा हो रहा है 5 सेकेंड में, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। मतलब यहाँ से लड़का मान लो चलना शुरू किया और आधा चक्कर मारा है, सेमी सर्कल कंप्लीट किया है 5 सेकेंड में। तो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय इज, तो डिस्टेंस हमको निकालना है। तो अब बताइए डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टकट पाथ होता है या एक्चुअल पाथ होता है? एक्चुअल पाथ होता है। ये बच्चा ऐसे 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 यहाँ पर गया है, यहाँ पर आया है, ये हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो पाई आर। क्यों भाई? पूरा होता है 2 पाई आर, तो हाफ कितना होगा? बोलो पाई आर। यहाँ पर पाई का वैल्यू आप ले लीजिए 22/7, रेडियस आर है यानी 7, ये कट जाएगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया है 22 मीटर। आप देख लीजिए 22 मीटर, इसमें 22 मीटर को मार भी नहीं किया आप हैं। चलो ठीक है, डिस्टेंस ही मांगा था ना। हाँ, तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, इसका आंसर होगा 22 मीटर। कंप्यूटर ऑपरेटर भी कभी कभी नशा में रहता है। आगे जरा सुनो भाई, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। कहता है इन द क्वेश्चन नंबर 1 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय इज। अब उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां से चला और जहां लास्ट किया उसको सीधा मिला दीजिए, यानी ये वाला हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो जरा देखिए आप। डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए भाई डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। तो रेडियस अगर 7 है तो ये भी 7, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा? यानी 2r हो जाएगा ना, डायमीटर के बराबर। 2r का वैल्यू 7 और ये हो जाएगा आपका 14 मीटर। यहाँ पे ऑप्शन आपका 14 मीटर, ये वाला डी होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ला रहे हैं, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम टारगेट कर रहे हैं। आगे नीट का टारगेट भी करेंगे, लेकिन पहले बोर्ड का काम आपका कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नीट का क्वेश्चन लेके आएंगे। क्योंकि हमारा टारगेट में जो 4 मई का एग्जाम होने वाला है वो भी चल रहा है। फिलहाल अभी आपका एग्जाम चूंकि स्टेट बोर्ड का होने वाला है, तो सबसे पहले उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा जैसे आपका खत्म होगा फिर नीट का टारगेट में हम चलेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा समझिए। ए कार कवर फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और कार कवर करता है 2 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस 2 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा बात हो रहा है। यहाँ देखिए ऐसे, ये पूरा हमारा जो है वो है 4 किलोमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है पूरा हमारा 4 किलोमीटर है, लेकिन पहला 2 किलोमीटर मतलब आधा एकदम आधा, पहला 2 किलोमीटर, ये हमारा 2 किलोमीटर, पहला 2 किलोमीटर, इसको आपको कैसे बताते थे क्लास में? फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो पहला 2 किलोमीटर कवर किया है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और बाद वाला 2 किलोमीटर कवर किया है, बाद वाला 2 किलोमीटर जो कवर किया उसको देख लेता हूँ कितना रफ्तार से है। वो कवर किया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर जो रफ्तार रहा वो 20 किलोमीटर पर आवर रहा। तो कहता है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सोचिए ये कौन सा फॉर्मूला पर बनने वाला है? आपको बताया था एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन,
लेकिन उसी में स्पेशल केस निकाले थे। कब निकाले थे स्पेशल केस? जब S1 और S2 दोनों इक्वल होता है, यानी जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो वैसे केस में अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो V एवरेज बोलते हैं, या स्पीड भी आप V एवरेज बोल सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला आता है 2v1 वेटो बाई v1 प्लस वेटो। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दोनों टाइम में डिस्प्लेसमेंट सेम हो या दोनों टाइम में डिस्टेंस सेम हो। तो ठीक वही बात तो है। यहाँ देखिए फर्स्ट हाफ 22 किलोमीटर और सेकेंड हाफ भी 2 किलोमीटर, इस बीच में चला है 30 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद चला है 20 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है निकालो एवरेज स्पीड। तो अब इसी फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। v1 आपका कितना है? लीजिए v1 आपका हो गया 30 किलोमीटर पर आवर और v2 आपका हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है निकालिए एवरेज स्पीड। तो यहाँ हो जाएगा 2, v1 का वैल्यू कितना है? v1 का वैल्यू 30, v2 वैल्यू कितना है? 20 और नीचे हो जाएगा 30 प्लस 20। तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा? v एवरेज। v एवरेज क्या मिलेगा भाई? 2 इंटू 30 और इंटू 20 और नीचे क्या हो जाएगा? 30 प्लस 20 यानी 50। चलिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको कटिंग करो 6 से, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। ये हो जाएगा 12 इंटू 2 यानी 24। तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका एवरेज स्पीड हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो लीजिए यहाँ 24 किलोमीटर पर आवर यानी पहला ऑप्शन। बहुत बच्चा का आया था कॉल की सर थोड़ा लेटर छोटा हो जाता है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिएगा। तो निश्चित रूप से हम अब इसमें सुधार करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है तो इसमें धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद क्वेश्चन 4 में आइए, देखिए क्या कहता है। ये सारा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से है, मतलब आपका मोशन स्ट्रेट लाइन से है, वेक्टर से भी रहेगा, प्रोजेक्टाइल से भी रहेगा। क्वेश्चन कहता है ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल चल रहा है एक्स एक्सिस में। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट, किसी क्षण पार्टिकल का जो पोजीशन है वो ये है, x बराबर 5 प्लस 60 स्क्वायर, ये पोजीशन है। वेयर x इज इन मीटर और t सेकेंड है, x मीटर में है और t सेकेंड में है। तो आपसे कहता है क्या भाई, आपसे क्या कहता है? आप यहाँ क्वेश्चन अनकम्प्लीट लिखे हैं, रहने दीजिए, जरूर इसमें वेलोसिटी डिमांड कर रहा होगा। क्वेश्चन अनकम्प्लीट रखते हैं आप। यहाँ बोलेगा वेलोसिटी एट टाइम, मान लो 2 सेकेंड ले लेता हूँ, क्वेश्चन अनकम्प्लीट था, हम देखे भी नहीं थे। यहाँ देखो बच्चों, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले dx बाई dt, और यहाँ देखिएगा 5 है फ्री कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पर हो जाएगा 6 कंबाइंड कांस्टेंट और ये हो गया आपका 2t। और dx बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसको हम लोग वेलोसिटी बोल देंगे। तो v इक्वल टू हो गया 12t। मान लीजिए हमें 2 सेकेंड में वेलोसिटी मांग रहा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट टाइपिंग हुआ था इसलिए मैंने बोला वेलोसिटी निकालो 2 सेकेंड में। तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो t बराबर 2 सेकेंड। तो अब लीजिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 12 इंटू 2, रिजल्ट आपका बनेगा कितना? 24 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखिए आपका कौन होगा? ऑप्शन हो गया डी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो उसको डिफरेंशिएट करो, वहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा और जितना टाइम में चाहिए वो टाइम को डाल दीजिए, रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड और मेजर। स्पीडोमीटर क्या मेजरमेंट करता है? आप गाड़ी चलाते, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कभी आपका स्पीड बताता है 20 किलोमीटर पर आवर, अगर ज़्यादा पिकअप कर ले तो 30 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद स्पीड बढ़ते जाएगा, अगर ट्रैफिक जाम हुआ तो धीरे हो जाएगा। अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग स्पीड बताता है, अनइंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका ये वाला हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। हमेशा एक क्वेश्चन ग्राफ से रहेगा काइनेमेटिक्स में। कभी बोलेगा बताइए स्पीड और टाइम का जो एरिया होगा उस ग्राफ का एरिया क्या बताता है, कहीं बोलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताता है। तो यहाँ फिलहाल है स्पीड टाइम ग्राफ। तो आप ही जरा सोचो, यहाँ पर अगर स्पीड हम ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, स्पीड और टाइम, और ये ग्राफ दिया हुआ है, अगर हम इसका निकालेंगे एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल यहाँ मान लेते हैं चलो OPQ। अगर एरिया हम निकालने जाएंगे देखिए कैसे बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट।
बेस हमारा ओ क्यू हो गया और हाइट हमारा क्या हुआ पी क्यू। तो लीजिए यहाँ पर ऐसा होगा एरिया 1/2, बेस हमारा है ए ओ क्यू मतलब टाइम है और पी क्यू मतलब स्पीड है, स्पीड यहाँ लिखता हूँ स्पीड ही। तो चलिए भाई स्पीड इंटू टाइम क्या कहलाता है डिस्टेंस, यानी सीधा जवाब होगा डिस्टेंस, सीधा जवाब होगा डिस्टेंस। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बहुत ही सिंसियर आपके एग्जाम के प्रति हूँ, बस आपको अच्छे ढंग से देखते चलना है। तो यानी अगर आपसे कहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है तो जवाब देगा डिस्टेंस, इसलिए ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर। एक एथलीट है, दौड़ने वाला लड़का है और वो कहता है एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा करता है 20 सेकंड में। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एथलीट इज, बहुत ही सुंदर है, कंसेप्ट की बात है। मान लो सर्कुलर ट्रैक है, इसी पे दौड़ रहा है, इसी पे बंदा दौड़ रहा है, तो यहाँ से अगर चलता है और यहाँ पर फिर रिटर्न आता है, लेकिन टाइम लेता है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। रेडियस इसका है 70 मीटर, रेडियस इसका 70 मीटर है, मतलब जिस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है उसका रेडियस 70 मीटर है। आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, गौर करो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, गौर करो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं बोला है, एवरेज वेलोसिटी बोला है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो आप ही सोचिए जहां से चला अगर घूम के फिर वहीं आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया जीरो। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो बता दो कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो और टाइम हमारा कितना है, कुछ भी टाइम रे क्या फर्क पड़ता है, टाइम है आपका 20। तो लीजिए यहां पर हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं पर क्वेश्चन में एवरेज स्पीड बोलेगा तो मामला बदल जाएगा। तो आपको सरकमफेरेंस निकालना होगा 2πr से और फिर टाइम से डिवाइड करना होगा। लेकिन आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो जहां से लेगा वहां रिटर्न आ जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h। एक बॉल को h हाइट से गिराया जा रहा है। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में जस्ट पहुंचने से पहले, ये वाला क्वेश्चन। लीजिए आपका सरफेस है, ये ग्राउंड है, इसको आप ग्राउंड बोल देते हैं, और यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, इसको छोड़ रहे हैं। कितना हाइट से गिरा रहे बॉल को भाई, h हाइट से गिरा रहे हैं। तो कहता है बॉल सरफेस को टच करते करते क्या वेलोसिटी गेन करेगा, मतलब बॉल को हम गिराएं तो सरफेस को टच करते करते क्या वेलोसिटी गेन करेगा। तो इनिशियली रेस्ट में है, आपको वेलोसिटी निकालना है, मतलब जस्ट यहाँ टच करने से पहले, टच करने के बाद नहीं, टच कर लेगा तो जीरो हो जाएगा, टच करने जस्ट पहले। तो ऐसे स्थिति में आपका वेलोसिटी मांग रहा है, लगा दीजिए फॉर्मूला ये वाला, v² = u² + 2gh। फ्री फॉलिंग बॉडी है और वस्तु नीचे आ रहा है तो g का वैल्यू प्लस लेना है। तो लेसे यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, v² हो जाएगा 0 + 2gh। हमें चाहिए भी, हमें भी चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर हो गया v² = 2gh। तो v = √2gh, दैट इज योर आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, √2gh, सी ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन आप 24 का देखिए, 23 का देखिए, 22 का देखिए, आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। आगे आपका जो आएगा वीडियो, ये चैप्टर बाय तो आएगा ही, लेकिन 24 का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, 22 का भी करेंगे, 23 तो कर ही दिए हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि 25 में क्या होने वाला है। देखो भाई एक टॉपिक कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर वेक्टर। यहाँ सिर्फ एक ही होगा, पोलर वेक्टर कौन होता है। पोलर वेक्टर किसे कहते हैं, दो वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक पोलर और दूसरा एक्सियल। एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं पहले वो जानिए, जिस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा होता है अलोंग द एक्सिस, या तो ऊपर हो या नीचे हो, वो सारे वेक्टर का कहलाता है एक्सियल वेक्टर। और एक ट्रिक्स बता देता हूँ एक्सियल वेक्टर का, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। जितना लेटर, टॉर्क को हम लोग एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं, जितना लेटर ए से
स्टार्ट होता है वो करीब करीब एक्सल होता है, और एसएस का कंसेप्ट है वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है उसे कहते हैं एक्सेल वेक्टर। अब पोलर वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो उसे कहते हैं हम लोग पोलर वेक्टर। तो अब जरा देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी तो होगा नहीं क्योंकि एक्सेल वेक्टर है, टॉर्क होगा नहीं क्योंकि एक्सेल वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा नहीं क्योंकि एक्सेल वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम होगा। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इसका मास सेम है और यहां से स्टार्ट हो रहा है और वेलोसिटी पकड़ रहा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए ऐसे में ये कहलाता पोलर वेक्टर। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर टॉर्क, ये सब छोड़ के जितने वेक्टर आप सुन रहे हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब का सब एग्जाम्पल है पोलर वेक्टर का जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन हो गया डी। अब आइए, द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है। दो इक्वल वेक्टर, पहले कहते किसे इक्वल वेक्टर? जिसकी डायरेक्शन भी सेम होता है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो यहां मैग्नीट्यूड का ज्यादा मैटर नहीं है, डायरेक्शन का मतलब है। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे रहेगा और एक वेक्टर ऐसे रहेगा तो दोनों बीच में समथिंग एंगल बनेगा, लेकिन अगर ये वेक्टर मान लो ऐसे हो गया तो दोनों बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो अब जरा सोचिए, यही इसी वेक्टर को धीरे 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 अगर इसके डायरेक्शन में कर देंगे तो जब डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। इसलिए ऐसे स्थिति में दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। और अगर यही बोल देगा एंटी इक्वल या अनइक्वल, अपोजिट वेक्टर, अगर अपोजिट वेक्टर बोल देगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक्स के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज, क्या होगा? देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा। जैसे मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इधर आपका वाई एक्सिस है, यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है 4 न्यूटन और यहां एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो आपसे पूछता है वाई कंपोनेंट, यानी फोर्स का वाई कंपोनेंट में क्या वैल्यू होगा? तो आपको ट्रिक्स बताए थे, थीटा के क्लोज वाला कॉस में और दूर वाला साइन में। तो थीटा के जो क्लोज होता है कंपोनेंट वो कॉस में और जो दूर में होता है साइन में। तो इस वेक्टर के साथ जो 30 डिग्री एंगल बन रहा है एक्स के क्लोज में है, तो अगर इधर रिजॉल्व करेंगे तो कॉस में आएगा, ये हो जाएगा 4 cos 30। अगर इधर हम लाएंगे कंपोनेंट तो हो जाएगा 4 sin 30। तो हमें कौन सा कंपोनेंट मांग रहा है? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट तो यहां लिखेंगे ऐसे, वाई कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 sin 30 डिग्री। तो लीजिए इसको सॉल्व करो, 4 sin 30 वैल्यू कितना? 1/2। इसको कैंसिल कर दो, यहां हो जाएगा कितना? 2 न्यूटन। तो डी ऑप्शन आपका होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट रहता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहां देखिए जो टाइपिंग है इसमें के कैप है, ये सुधार देता हूं, यहां पर भी के कैप है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस n k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या होगा? मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और वहां से आपको n का वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो आप ही बताइए, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। और यहां मैं आपको हेल्प भी कर देता हूं, देखो क्वेश्चन तो बता ही रहे, साथ साथ आपको बीच में फॉर्मूला बताते चलेंगे। जैसे आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है? 1। के कैप डॉट के कैप कितना होता है? 1। और यहां पर ऐसे आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0। जे कैप डॉट के कैप क्या होगा? 0। के कैप डॉट आई कैप क्या होगा? 0। सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिसिमिलर का 0 होगा। अब आप सोचेंगे हाँ सर माइंड में तो पूरा बात आ रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कहता है दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो n का वैल्यू आपको मांग रहा है, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर दो। यानी वेक्टर a और वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर क्या कहानी बनेगा। वेक्टर a का वैल्यू कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और यहां डॉट साइन डालिए। वेक्टर b का वैल्यू क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस nk कैप और दैट इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर दो। बताइए कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं? आई कैप के साथ आई कैप का डॉट करना है, क्योंकि जे से करने से कोई फायदा नहीं, के से करने से कोई फायदा नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ 2i डॉट 3i कितना हो जाएगा? 6। और अब बताइएगा
3j और माइनस 3j माइनस 4j, तो कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और प्लस k कैप डॉट n के कैप, तो n इक्वल टू कितना 0, तो लीजिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा -18, और n का वैल्यू हो गया -18। यहाँ पर भी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो आप ऑप्शन सुधार लीजिएगा, इसका आंसर होगा -18। कंप्यूटर मास्टर भी अभी नया नया है, इनको भी धीरे धीरे समझने में समय लगेगा, जो क्वेश्चन देते हैं उसमें हल्की फल्की मिस्टेक हो जाता है, तो खैर यहाँ पकड़ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो n का वैल्यू हो गया -18। दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसी कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो बहुत ही फेमस है, कई एक बार आपके बोर्ड में आया है और फिर आ जाएगा तो कोई आश्चर्य करने वाली बात भी नहीं है। कहता है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो कहता है देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा। प्यारे बच्चों, मॉडुलस का फॉर्मूला डाल दो। क्या इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लीजिए रिजल्ट आपका क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ क्या आने वाला है बताओ, यहाँ आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2ab cos थीटा, और यहाँ पर है माइनस 2ab cos थीटा। एक काम करते हैं, उसको इधर ले आते हैं, देखो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ab cos थीटा, और उधर से लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए बी आपका होगा 2ab cos थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या 0। यानी 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा आपका 4ab cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। 4ab उधर डाल दो तो यानी आपके पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0। तो आप ही जरा बताइए, अब आप ही जरा बताइए बच्चों, जब cos थीटा 0 आ ही चुका है तो इधर हम कितना लिखेंगे, cos 90 डिग्री, और रिजल्ट में आ जाएगा थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। ये बहुत ही पॉपुलर और इजी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम पूछता है। मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो एंगल कितना होगा, आने दोनों बीच में वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल होगा 90 डिग्री। ऑप्शन क्या भाई, आप एकदम कमाल करके रखे हैं, एकदम कमाल करके रखे, मैंने ऑब्जर्व किया नहीं, 90 डिग्री है, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, 90 डिग्री लिख लें बच्चों। आगे जरा समझिएगा, सुनो अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पर इसका प्रोजेक्शन किया गया विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, 60 डिग्री प्रोजेक्ट किया एंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए आपको प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाता हूं तो सारी बातें आपके माइंड में आने लगेगा। ये वाला कहानी है, ये थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, सपोज करो यू वेलोसिटीज फेंक रहे हैं, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है यू कॉस थीटा, इधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है यू साइन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट बचता है, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये माइंड में सेट कर लो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर आपका होता है यू कॉस थीटा। इसको हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, लवली पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट पर कई एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मान लो हमारा पॉइंट ये है और ये वाला कहलाता है इसका मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से यहाँ तक कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा समझिए। कहता है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री पर फेंका जा रहा है, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री विद द वेलोसिटी, यानी यू का वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कहता है द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रहा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। मैं बार बार क्लास में भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पर क्वेश्चन हमेशा पूछता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को चलो हम भी बोलते हैं,
और ये कितना हो जाएगा u cos थीटा, गेट को लगाइए जाके। यहाँ पर देखिएगा u का जो वैल्यू है, u का वैल्यू आपका है 30 और यहाँ हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो लीजिए ये हो गया 30 cos 60 वैल्यू 1/2, कटिंग कर दो, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट और 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ ठीक लिखा है। चलते बच्चों अगला क्वेश्चन में, फिर प्रोजेक्टाइल से है, इसको अच्छा से देखिए, जवाब ऑलमोस्ट मिल चुका है। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पर फेंका है, विद द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंका है। द एंगल बिटवीन, अच्छा न्यूमेरिकल्स, अच्छा एमसीक्यू, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। सोचो जरा, आप लोग भी सोचो, कंसेप्ट पर है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए ऐसे क्या कहता है, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर फेंका गया, तो कहता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हाईएस्ट पॉइंट पर बताइए कितना एंगल बन रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पे लेवली पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी इधर होता है, इस पॉइंट को ये बोल रहा हूँ, इधर होता है वेलोसिटी u cos थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होगा। तो आप जरा सोचिए ये दोनों आपस में क्या बना दे रहा है, 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अच्छे से ध्यान लगा के समझो और सीखो। तो 90 डिग्री कौन होगा, सी ऑप्शन। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है। वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो एक्सेलरेशन के साथ परपेंडिकुलर बन जाता है। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रोजेक्टाइल से है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर। मैक्सिमम रेंज है 10 मीटर। मैक्सिमम रेंज बताओ, मैक्सिमम रेंज कब मिलता है, कितना डिग्री पर फेंकने से, 45 डिग्री पर फेंकने से मैक्सिमम रेंज मिलता है। व्हाट विल बी मैक्सिमम रेंज, फिर मैक्सिमम रेंज ही पूछ रहा है। इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन इज डबल, अगर पहले जितना रफ्तार से फेंका था उस रफ्तार को डबल कर देगा तब वेलोसिटी ऑफ, तब कहता है मैक्सिमम रेंज क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए, पहले मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, मतलब इसको हम लोग आर मैक्स बोलते हैं। मैक्सिमम रेंज दिया हुआ 10, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, u²/g, यहाँ 10 है, मतलब ऐसा कहानी है। यहाँ देखिएगा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ x और यहाँ y, u स्पीड से फेंका, मान लो उसका मैक्सिमम रेंज है, पहले फेंका u स्पीड से, और अब कहता है फेंकने की रफ्तार को डबल कर देगा, तब कहता है मैक्सिमम रेंज क्या होगा भाई। तो लीजिए नाउ, अब हम मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं। मान लो हो गया आर मैक्स डैश, अलग हो जाएगा तो डैश लगाता हूँ, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, u डैश का स्क्वायर और नीचे g। क्यों भाई, वेलोसिटी को चेंज किया है, क्या चेंज किया है, डबल। तो आप यहाँ पर एक काम कर दो, ये हो जाएगा आपका 2u, अगर हम u लेते हैं तब 2u का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना होगा g। तो लीजिए हो जाएगा 4u²/g, u²/g का वैल्यू कितना है 10, u²/g का वैल्यू 10 है। तो लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 × 10, तो यानी हो गया 40 मीटर। कितना हो गया बच्चों, 40 मीटर। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा अच्छे से, और आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं, हम इसको 99% लगा दे रहे हैं, आने का चांस है। ऐसे नहीं आएगा तो क्या होगा सर, कंसेप्ट बना के रखो, क्वेश्चन कोई ना कोई तो आएगा ही, आप सॉल्व कर लोगे, आने के चांस ज़्यादा है। मतलब अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, कहता है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, द टाइम ऑफ असेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को तो हमेशा चर्चा करते रहते हैं। टाइम ऑफ असेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 2 सेकेंड, देन टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा। देखो बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है और आपसे टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात कर रहा है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला अच्छा से डायग्राम और थोड़ा बनाता, रुको, परफेक्ट डायग्राम। यहां देखिए ऐसे, इधर x इधर y, ये सुंदर डायग्राम, इसको हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। ये टर्मिनल पॉइंट है, O से A तक जाने का टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, पहाड़ पे चढ़ने का टाइम। हालांकि बच्चे लोग सोचता है पहाड़ पे चढ़ने का टाइम तो सेम होता है, पर चढ़ने का टाइम ज़्यादा लगेगा, उतरने का टाइम कम लगेगा, लेकिन यहाँ बात वो चीज़ नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रखते रिमेंस कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में घुसते साथ ही कसम खाना पड़ता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेंस कांस्टेंट। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, ये तो आपके नोट्स में लिखा होगा। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ क्या, डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंट है 2 सेकेंड, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी हमारा कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। ये आपका आंसर है 2 सेकेंड। तो ऑप्शन हो गया सी, आपका ऑप्शन यहाँ पर आ गया सी, सी ऑप्शन हो गया।
तो प्यारे बच्चों, ये काइनेमेटिक्स से आने वाला क्वेश्चन की संभावना है, जिसको मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर आगे का इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे और कंटिन्यू वन टू लास्ट आपको सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। और साथ ही साथ 2024 का क्वेश्चन भी डील करने जा रहे हैं, 22 का डील करने जा रहे हैं, जिससे प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि 23 का मैंने ऑलरेडी डील किया है। और जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अच्छे से उसको देख लीजिए। तो अगर 3 साल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 25 वाला क्वेश्चन आप बड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। तो आज तक यही रहेगा। थैंक यू सो मच।